Hi dear students, how are you doing? We are Pune Study Circle and again welcoming you in our classroom. Dear student, in this lecture, we will teach you about how to record business transactions in the books of original account. Here, we are learning about the process of journalization. As we have told you about the rules of recording in the books of journal and the format of recording in the books of journal. बेटे यहाँ हम आपको बता चुके हैं कि जो हमारे ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं, जर्नल्स होते हैं, वहाँ फॉर्मेट क्या होता है, रूल्स क्या होते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। आज हम इसी सीरीज के अंदर कुछ नए लेन देन को रिकॉर्ड करने की प्रोसेस को लर्न करेंगे, दैट व्हाट काइंड ऑफ एंट्रीज आर बीइंग पास्ड फॉर सच काइंड ऑफ डिफिकल्ट business transactions. So here we are not going to comply to the exact format of journal, rather we are having two sheets, sheet number first on the left hand side and sheet number second on the right hand side. We will try to learn large many transactions through this lecture so that we can get done with our this chapter. बच्चों इस चैप्टर को कंप्लीट करने का प्रयास किया जाएगा और हमारा एफर्ट यही रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आपको जर्नलाइज करके दिखाया जाए. Here I am taking the help of D.K. Goyal book. So without wasting time, let me start with the recording of transactions by prescribing you the basic rule. Very first, at the top of journal sheet. At the top of journal sheet, you have to write the name of persons. Like if we are maintaining the book of Nandlal and Brothers, so you will write in the books of Nandlal and Brothers journal. यहाँ पर आप जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे. We are having 5 columns in the format of journal. The first, the leftmost column is called date column. यहाँ आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए आप वहाँ डेट ऑफ ट्रांजैक्शन जो हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट में या वाउचर में मेंशन है वो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन आप वहाँ लिखेंगे. उसके बाद हम लिखेंगे पार्टिकुलर्स, दैट मीन्स वो अकाउंट्स को डेबिट और क्रेडिट किया जाएगा. बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंट्स को डेबिट क्रेडिट करने के बाद हम ब्रीफ नरेशन प्रोवाइड करेंगे. अमाउंट डेबिट को डेबिट कॉलम में लिखेंगे और अमाउंट क्रेडिट को क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे. इसके अलावा हमारे पास एक एलएफ कॉलम भी होता है बिटवीन पर्टिकुलर एंड अमाउंट कॉलम्स, जिसके अंदर जब हम ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करते हैं तो हमारे लेजर का पेज नंबर लिखा जाता है. दीज आर द बेसिक रूल्स, बट हियर इन दिस लेक्चर वी विल बी रिकॉर्डिंग ऑन द शीट. सिंपली आई विल मेंशन द डेट, अकाउंट टू बी डेबिट क्रेडिट, नरेशन आई विल टेल यू दैट व्हाट नरेशन यू हैव टू राइट. इवन आई एम नॉट गोइंग टू राइट इन इट the narration and amount to be written in the debit and credit column. So let's start our lecture without wasting time. Coming to the first accounting problem, here it is said enter the following transactions in the journal of Arun Govil and Company. So सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे in the books of Arun Govil and Company. यहाँ फर्स्ट ट्रांजेक्शन दिया गया है जून 1 को. अरुण गोविल एंड कंपनी पेड इनटू बैंक एज कैपिटल ₹6 लाख. बेटे यहाँ हमने जो कंसर्न है उसको एस्टैब्लिश किया है. वी हैव स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इंट्रोड्यूसिंग ₹6 लाख एज अ कैपिटल बट नॉट इन कैश, रादर वी पार्क दैट अमाउंट इन द बैंक. हमने कैश इंट्रोड्यूस नहीं किया है बिजनेस में. इसका मतलब ये है जो अरुण गोविल एंड कंपनी है उसका जो कंसर्न है वो ये है कि ज्यादातर पेमेंट हम बैंक के माध्यम से करें और ज्यादातर पेमेंट हम बैंक के माध्यम से ही रिसीव करें. नॉमिनल ट्रांजेक्शन ही हम कैश में परफॉर्म करें. So without wasting anything, let me record first transaction on June 1st. Here you will write date June. और सिंपली आप यहाँ जून मेंशन करें, that means in the month of June. उसके बाद आप डेट लिखते रहें. फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा रहेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. Amount debit ₹6 lakh, amount credit ₹6 lakh. The narration will be written by you as business started with ₹6 lakh as a capital park in the bank. Second जो हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन है, आप इन ट्रांजेक्शन को सेपरेट करते रहें by drawing a horizontal line only through the particular column. वो हमारा रूल है जर्नल का. June 3rd, purchase goods from Mukesh of the list price ₹2 lakh at 10% trade discount. यहाँ पर कहा गया है 3 जून को मुकेश से हमने गुड्स को खरीदा है. गुड्स की राशि हमारे लिए रखी 2 लाख और ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है 10%. आपको पता है ट्रेड डिस्काउंट हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, तो सिंपली हमारा यहाँ ट्रांजेक्शन क्या रहेगा, परचेज टू मुकेश. मुकेश से हमने गुड्स को परचेज किया है, कैश मेंशन नहीं किया गया है इसलिए इसको क्रेडिट माना जाएगा. और ट्रेड डिस्काउंट हमारे कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन पर हमें मिलता है. 3rd जून परचेज हमारा नॉमिनल अकाउंट है, परचेज अकाउंट डेबिट टू मुकेश. मुकेश यहाँ हमारे सप्लायर हैं. पर्सनल अकाउंट के साथ हम अकाउंट वर्ड यूज नहीं करते हैं. अमाउंट इज ₹1,80,000. आप लोग 1,80,000 लिखेंगे बिकॉज
we are availing of 10% trade discount. अगर 10% trade discount कहा है, so on 2 lakh rupees it will be 20,000. अगर हमें वही 20% कहा गया है तो on 2 lakh it will be 40,000. हम 160 से रिकॉर्ड करते, लेकिन यहाँ हमारे प्रॉब्लम में 10% कहा गया है. June 4th, 1/4 of the above goods returned to the Mukesh for not being up to the specification. बेटे ये जो goods हमने खरीदे हैं to amount rupees 1,80,000, जिसका लिस्ट प्राइस हमारा 2 लाख रुपीज था, उसमें से हमने क्या किया, 1/4 दैट मींस 25% को रिटर्न कर दिया. दैट इज कॉल्ड रिटर्न आउटवर्ड, या आप उसको परचेज रिटर्न बोलते हैं. तो यहाँ सप्लायर के अकाउंट को हम कम कर लेते हैं. अगर आप लिस्ट प्राइस को लेके चलें तो 1/4 हमारे गुड्स जो रिटर्न कर रहे हैं उसका लिस्ट प्राइस रहेगा 50,000, और उसके ऊपर अगर 10% हम ट्रेड डिस्काउंट हम डिडक्ट करें तो 45,000 के गुड्स को हम रिटर्न कर रहे हैं. जून 4th, मुकेश David who purchase return 45,000. 45,000 case stand here for the 1,000. 45,000 के goods हमने रिटर्न कर दिए. Here you will mention the narration. Goods worth 45,000 returned to the Mukesh on not being according to the specification. वो specification के अकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए हमने रिटर्न कर दिया. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा, issue a check to the Mukesh for the amount due to him after deducting 2% cash discount. हम यहाँ मुकेश को एक कैश चेक इशू कर रहे हैं 2% कैश डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद. यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा 180 का हमारा परचेज है, जिसमें से 45,000 हम सब्सट्रैक्ट कर चुके हैं. दैट मीन्स वी आर लायबल टू मेक द पेमेंट ऑफ 1,35,000. 1,35,000 रुपए की हमें पेमेंट करनी है. उसमें से अगर हमें 2% डिस्काउंट मिलेगा, इट विल बी 1350 प्लस 1350, 2,700 रुपए का हमें डिस्काउंट मिलने वाला है. सो 1,35,000 में से आप लोग 2,700 रुपए लेस करेंगे. द नेट अमाउंट विल बी 1,32,300 रुपए. वो आप पेमेंट करेंगे किसको, चेक के थ्रू मुकेश को. तो मुकेश का अकाउंट हमारा सेटल हो जाएगा 6 जून. कैश डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड करते हैं. तो यहां हम क्या करें, मुकेश बैलेंस के लिए मुकेश डेबिट. कितना अमाउंट है मुकेश का, 1,35,000. टू डिस्काउंट रिसीव्ड, आप चाहे पहले बैंक वाले ट्रांजेक्शन को लिख लें मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग. टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. डिस्काउंट हमें मिला है 2,700 और पेमेंट हम कर रहे हैं 132,300. ये हमारी ट्रांजेक्शन यहाँ कंप्लीट हो जाती है. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज गिवन ऑन द June 7th. विड्रू फ्रॉम बैंक 2,50,000 फॉर द ऑफिस यूज एंड 10,000 फॉर पर्सनल यूज. बेटे अगर हम बैंक से पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विड्रू करते हैं, दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग, जिससे हमारे कैपिटल कम हो जाते हैं, ड्रॉइंग को डेबिट करते हैं. वहीं अगर बिजनेस यूज के लिए हम कैश को विड्रू करते हैं तो हमारे बिजनेस में कैश आता है और हमारा बैंक अकाउंट रिड्यूस हो जाता है. यहाँ हमारा बैंक अकाउंट रिड्यूस होगा 2 रीजन से. एक तो हम बिजनेस के लिए कैश विड्रू कर रहे हैं 2,50,000. सेकेंड, हम 10,000 रुपीज पर्सनल यूज के लिए भी, दैट मींस ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए या प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रू कर रहा है. सो आपकी एंट्री क्या रहेगी यहाँ पर, कैश अकाउंट डेबिट 7 जून. सेकेंड हमारा आ गया सॉरी कैश, कैश अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक. 250 हमारे पास कैश आएगा बिजनेस के अंदर. 10,000 हमने ड्रॉइंग किया है और 260 से हमारा बैंक रिड्यूस यहाँ हो गया है. यू विल राइट अमाउंट विड्रू फ्रॉम द बैंक 2,50,000 फॉर ऑफिस यूज एंड 10,000 फॉर पर्सनल यूज. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा June 10th. Purchase a machinery for rupees 1 lakh and spent 5,000 on its installation. Payment for the machinery was made by check and installation expenses were paid in cash. बच्चों एक बात आप ध्यान रखें, जब भी हम कोई न्यू मशीनरी खरीदते हैं उसके इंस्टॉलेशन पे उसको इंस्टॉल करने के लिए या उसके कैरेज वगैरह पे जो भी हम एक्सपेंस इंक्र करते हैं वो हम उसकी ओरिजिनल कॉस्ट में ही ऐड कर लेते हैं. जैसे हमने 2 लाख रुपए की मशीन खरीदी
और 10,000 रुपए उसके गैरेज पे स्पेंड किए, वहीं 10,000 रुपए उसके इंस्टॉलेशन पे उसको वर्किंग कंडीशन में लेकर आने के लिए स्पेंड किए। सो यहाँ मशीन की कॉस्ट 2 लाख प्लस 20,000 2,20,000 हमारी हो जाएगी। हमारे क्वेश्चन में 1 लाख रुपीज की मशीन दी गई है, वहीं 5,000 रुपीज हमने इंस्टॉलेशन पे खर्च किए हैं। जो 1 लाख रुपीज की मशीन है उसकी पेमेंट हमने चेक के माध्यम से की है, बैंक के थ्रू की है, जबकि हमने जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है 5,000 उसको कैश में ही पे किया है। तो यहाँ हम मशीन को डेबिट करेंगे 10 जून को। मशीन अकाउंट डेबिट, हमारा रियल अकाउंट है, मशीन आई है, टू कैश अकाउंट जो हमने मशीन के लिए कैश में पेमेंट की है, एंड टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट मशीन के लिए हमने 1 लाख रुपए की पेमेंट कर दी, वहीं 5,000 रुपए का जो हमने इंस्टॉलेशन कैश में पे किया है, वहीं अब मशीन हो गई हमारी 1,05,000। मशीन परचेज रुपीज 1,05,000। सिंपल लिखे नरेशन को। अब यहाँ पे ये मेंशन करने की जरूरत भी नहीं है कि इंस्टॉलेशन एक्सपेंस इनकर्ड ऑन इट 5,000 इन कैश। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा दे रखा है सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 1 लाख टू अमर। देखो बेटे यहाँ कैश का डिस्कशन नहीं है, केवल बायर का नाम लिखा गया है। सो हम ट्रांजेक्शन क्या करेंगे, अमर टू सेल्स रुपीज 1 लाख। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन का डेट दे रखा है हमारा 12 जून। अमर हैज बिकम आवर डेटर, अमर डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट रहेगी हमारी 1 लाख। गुड सोल्ड टू अमर रुपीज 1 लाख। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 13 को दे रखी है, अमर क्लियर हिज अकाउंट बाय गिविंग ए चेक ऑफ 98,500। चेक इज इमीडिएटली सेंड टू द बैंक। जब हम इमीडिएटली चेक को सेंड कर देते हैं बैंक के अंदर, इन दैट केस वी नीड टू डेबिट बैंक। हम बैंक को ही डेबिट करेंगे, अदरवाइज अगर हम डिले करते हैं चेक डिपोजिशन को तो हमें चेक इन हैंड को डेबिट करना पड़ता है, क्योंकि बैंक में हमारा किसी भी प्रकार का क्रेडिट एक्सपेक्टेड नहीं होगा। यहाँ आपको पता है अमर वॉज आवर डेटर टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज 1 लाख, बट हियर he is settling his account at 98,500। 98,500 में वो अपने अकाउंट को सेटल कर रहा है। दैट मीन्स वी हैव ऑफर्ड हिम 1,500 कैश डिस्काउंट। 1,500 का हमने उसको कैश डिस्काउंट दिया है, जो रिकॉर्ड किया जाएगा। यहाँ 13 जून को हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। हमें बैंक में कितना मिला, बैंक अकाउंट डेबिट रुपीज 98,500। डिस्काउंट हमने कितना दिया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट रुपीज 1,500 जो हमारा डिफरेंस है, एंड टू अमर, अमर को हमने कैंसिल कर दिया 1 लाख रुपीज। नाउ वी विल बी रिकॉर्डिंग आवर नेक्स्ट बिजनेस ट्रांजेक्शंस बाय इरेजिंग ऑल दिस बिजनेस ट्रांजेक्शंस। आई एम श्योर दैट यू हैव लर्न अबाउट ऑल ऑफ दिस, एंड व्हाइल रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस यू हैव टू फॉलो all the rules of journaling what you have learned in the theoretical portion, and our 4th chapter and 5th chapters about the original books of account and double entry system. You can also remember the rules of accounting equation while recording the business transactions in the books of original entry. Here we are having our next transaction June 15, purchase stationery. Stationery means जो भी हमारा रिटर्न मटेरियल होता है, पेपर, पेन, पेंसिल, पेन स्टैंड, वो सारी चीजें। परचेज स्टेशनरी फॉर पर्सनल यूज 3,000 एंड फॉर ऑफिस यूज 5,000। बेटे 3,000 रुपए की हमने स्टेशनरी परचेज की बिजनेस से बाहर से, तो बिजनेस से तो हमारा कैश भी जाएगा, क्योंकि बिजनेस हमारा स्टेशनरी में डील नहीं कर रहा है। और 5,000 रुपए की स्टेशनरी हमने क्या किया है, ऑफिस यूज के लिए, तो उसको तो स्टेशनरी ही कहेंगे, लेकिन जो पर्सनल यूज के लिए स्टेशनरी हमने परचेज की उसको हम ड्रॉइंग बोलेंगे। तो यहां हम लिखेंगे 15 जून स्टेशनरी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट। और यहां आपको पता है कि बिजनेस कैश पेमेंट को अवॉइड कर रहा है, सारा पैसा हमारा बैंक में डिपॉजिट है। तो ऐसी कंडीशन में अगर कैश वर्ड को यूज नहीं किया गया है, यू नीड टू राइट द बैंक। यहां आप बैंक ही यूज करेंगे वर्ड टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमें जो हमारे प्रॉब्लम के अंदर सिचुएशन दे रखी है उसी सिचुएशन को कंप्लाई करना आवश्यक होता है। यहां हम लिखेंगे 3,000 फॉर पर्सनल यूज एंड 2,000। 3,000 हमने ऑफिस के लिए, जिसको स्टेशनरी भी बोलेंगे, 2,000 पर्सनल यूज के लिए। अमाउंट इज रुपीज 5,000 स्टेशनरी, what 3,000 परचेज फॉर ऑफिस यूज एंड 2,000 फॉर पर्सनल यूज। नेक्स्ट है हमारा 20 जून, परचेज लैंड फॉर रुपीज 2 लाख
एंड पेड 1% ब्रोकरेज, 1% दलाली भी हमने दी है, वो भी उसकी कॉस्ट पे ऐड हो जाएगा। 2 लाख प्लस 1% इज कोल्ड 2000, 2,02,000 हमारा हो गया। एंड 15,000 एज रजिस्ट्रेशन चार्जेस ऑन इट, 15,000 रुपए रजिस्ट्रेशन चार्जेस दिए। एंटायर पेमेंट इज मेड बाय चेक। यहां हमें डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। 2,17,000 रुपए से हमें लैंड को डेबिट करना पड़ेगा। 2,02,000 रुपीज हमारी जो ब्रोकरेज है और 15,000 जो हमारा रजिस्ट्रेशन फीस है, उसको ब्रोकरेज और रजिस्ट्रेशन फीस ना लिखें तब भी वो ऐसे ही रहेगा। तो आप इसको लैंड की कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं। ऑन के जून लैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट रुपीज 2,17,000। नरेशन लिखेंगे लैंड वर्थ 2,17,000 परचेज और लैंड वर्थ 2,000 परचेज व्हाइल इनकरिंग 2,000 ब्रोकरेज एंड 15,000 एज रजिस्ट्रेशन चार्ज। लास्ट ट्रांजेक्शन इस क्वेश्चन में दे रखा है वेजेस ड्यू टू लेबर। ड्यू का मतलब होता है बकाया है बेटे, पे नहीं किया है, 20,000 एंड सैलरी ड्यू टू क्लर्क 30,000। जो एक्सपेंस हमारे आउटस्टैंडिंग होते हैं वो हमारे लायबिलिटी कहलाते हैं। जो एक्सपेंसेस हम एडवांस में पे करते हैं वो हमारे एसेट्स कहलाते हैं, बट एक्चुअली दे आर पर्सनल अकाउंट। वो हमारे पर्सनल अकाउंट ही होते हैं। लायबिलिटी अकाउंट आपको पता है पर्सनल अकाउंट होता है, और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है, जब हम नॉमिनल अकाउंट के साथ कोई भी प्रीफिक्स यूज करते हैं, जैसे प्रिपेयर्ड है, आउटस्टैंडिंग है, अक्रूड है, अनअक्रूड है, वो सारा हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाता है। तो यहाँ हमें आउटस्टैंडिंग सैलरी और आउटस्टैंडिंग वेजेस का एंट्री रिकॉर्ड करना है। लायबिलिटी आपको पता है हमेशा क्या होती है, क्रेडिट की होती है। सो यहाँ हम क्या करेंगे, एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस हमारे दो ही दे रखे हैं, वेजेस एंड सैलरी। वेजेस 20,000 एंड सैलरी 30,000। वेजेस अकाउंट डेबिट खर्चा है, डेबिट करेंगे। सैलरी इज ऑल्सो एक्सपेंस, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग OS and here for outstanding salary account 30,000, 20,000, 30,000 and 20,000. Don't forget to total both column of on each page. हर एक पेज के ऊपर आप दोनों कॉलम्स को टोटल करें। नीचे लिखिए बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, और नेक्स्ट शीट पे आप क्या लिखेंगे, बैलेंस ब्रोड फॉरवर्ड। वो बेसिक रूल्स हैं हमारे, उसको अगर आप फॉर्मेट करेंगे देन द बोर्ड विल चार्ज यू फॉर द मिस्टेक। वो आपकी मिस्टेक मानी जाएगी और उसके लिए आपको मार्क्स चार्ज होंगे। सो हर एक रूल को आपको कॉम्प्लाई करना है जब आप बिजनेस ट्रांजेक्शन को ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रॉब्लम नंबर 21। जो डीकी गोल में प्रॉब्लम नंबर 21 दे रखी है उसको डिस्कस कर रहे हैं। सोल्ड गुड्स टू ब्रिजेश ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000 एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5%। बेटे ब्रिजेश जो है वो हमारे कस्टमर हैं, उनको हम गुड्स सेल कर रहे हैं 5% ट्रेड डिस्काउंट, रिसीव्ड फुल पेमेंट इन कैश। बाकी जो हमारी पेमेंट है वो हमें कैश में रिसीव हो गई है। व्हाट वुड बी द 5% ऑफ 10,000? इट विल बी 500। सो 500 को हम भूल जाएं, 9500 से हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करें, क्योंकि बोल रहा है कैश में मिल गया। सो हियर वी विल नॉट मेंशन ब्रिजेश एज आर डेटर। ब्रिजेश को डेटर नहीं करना है, सिर्फ हमें क्या करना है, कैश टू सेल्स 9500। सोल्ड टू ब्रिजेश और गुड्स सोल्ड और कैश सेल्स वॉज 9500। आप ऐसे लिख सकते हैं, ब्रिजेश का तो यहाँ मेंशन ही नहीं करेंगे आप। नेक्स्ट रखा है गुड्स गिवन अवे एंड चैरिटी ₹1000। जो चैरिटी होती है वो हमारे लिए एक प्रकार का एक्सपेंस ही होता है। तो चैरिटी जब गुड्स में की जाती है तो हम किसको क्रेडिट करते हैं, परचेज को करते हैं। चैरिटी जब कैश में की जाती है तो हम कैश को क्रेडिट करते हैं, और चैरिटी जब हम चेक के माध्यम से करते हैं तो हम बैंक को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ एंट्री क्या आएगी हमारी, चैरिटी टू परचेज, क्योंकि हमारा परचेज, हमारे जो गुड्स है, जो स्टॉक है, वो रिड्यूस हो जाता है। ₹1,000। इस प्रकार के ट्रांजैक्शन आपको फ्री सैंपल के लिए मिल सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट के लिए मिल सकते हैं, लॉस बाय फायर के लिए मिल सकते हैं। अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं लॉस बाय फायर से तो हम क्या लिखेंगे, लॉस बाय फायर टू परचेज। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा दिया गया बेटे, चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ₹5 लाख एंड 7% पर एनम। बेटे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो मालिक ने निवेश कर रखा है व्यवसाय में, उसके लिए जो बिजनेस है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है अकाउंटिंग के पर्पज से, तो उसे ब्याज पे करना पड़ता है किसको, मालिक को। इसको हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलते हैं, हमारे लिए एक्सपेंस होता है। और जब हम
बैंक से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बैंक करेंगे, अदरवाइज हम ये जो ट्रांजैक्शन होते हैं कैपिटल अकाउंट वाले सारे के सारे कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही करते हैं, कैश में या फिर इसको कैश में नहीं किया जाता है, बैंक के थ्रू नहीं किया जाता है, कैपिटल अकाउंट के थ्रू किया जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है कि हमने कैश में पे किया है, उस कंडीशन में आप टू कैश कर सकते हैं। मोरओवर ये क्या होता है, कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही एडजस्ट किया जाता है, हमारा कैपिटल अमाउंट इंक्रीज हो जाता है। तो यहां हम कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही रिकॉर्ड करेंगे ऑन 5 लाख एट 7% पर एनम। So 35,000 रुपीज का हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। एंट्री वुड बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल हमारा बढ़ जाएगा। पार्टनरशिप में भी हमारा ऐसा ही होता है बेटे, कैश में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं किया जाता, वो करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही हम एडजस्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा आउटस्टैंडिंग वेजेस। सेम एंट्री रहेगी, वेजेस टू आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹3,000। वेजेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि खर्चा हम कर चुके हैं, बेनिफिट हमें अवेल हो गया है, लेकिन अभी पेमेंट नहीं हुई है, इसलिए कैश या बैंक को क्रेडिट नहीं कर सकते। ये हम पर्सनल अकाउंट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी साइड में शो करेंगे, बैलेंस शीट के टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट ₹3,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमें यहां दे रखा है इसी क्वेश्चन में, 5,000 ड्यू फ्रॉम द सनी आर नाउ बैड डेट। बेटे सनी हमारे डेटर्स हैं जिनसे हमें वी कोई 5,000 फ्रॉम हिम, उससे 5,000 रुपए लेने थे, लेकिन वो इंसॉल्वेंट हो गया है, वो डूब गए हैं, या मान लें इंसॉल्वेंट भी नहीं हुआ, यहाँ लिख नहीं रखा है, तो वो डूब गए हैं, उन्होंने मना कर दिया है। और ऐसी दशा में जब हमारे पास रिटर्न कॉन्सेंट नहीं होता, वो बीआर के फॉर्म में नहीं होता, तो उसको हम बैड डेट नहीं मानेंगे, हमें नुकसान हो गया है। बैड डेट टू सनी, सनी हमारा कैंसिल हो गया है और हमें लॉस हुआ 5,000 का। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सनी, सनी हमारे डेटर थे, वो हमें पूरे डेटर से हुए हैं 5,000। नेक्स्ट बिजनेस ट्रांजैक्शन इन दिस सीरीज इज गिवन एज 50,000 कैश सेल्स ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 40,000। यहां हमें प्रॉफिट तो कैलकुलेट करना होता ही नहीं है, दैट इज द जॉब ऑफ आवर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो यहां तो हम केवल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, गुड्स की कॉस्ट का कोई भी मेंशन नहीं रहेगा। कैश टू सेल्स, तो ये एंट्री आप करेंगे एज अ कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 50,000 थिंग। बिफोर स्टार्टिंग आवर नेक्स्ट अकाउंटिंग प्रोग्राम, लेट्स इरेज all what we have learned by writing on the course. Dear students, as you know, nowadays our entire country, and not even our country, but the world as a whole is facing the biggest ever problem that we have seen in our life called COVID-19. बेटी जो वायरस है वो अपने आप को एट एन अनप्रेसिडेंशियल अनएक्सपेक्टेड स्पीड पे स्प्रेड कर रहा है। ऐसे में हम लोगों के सहयोग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, हमारे समाज को, हमारे देश को और मानवता को। हम ये सहयोग प्रदान कर सकते हैं अपने घर में रहकर अपने कार्य को करते हुए। हमें ये समय वेस्ट नहीं करना है, जितना भी समय हमें मिले हम टीचर्स के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, गवर्नमेंट्स के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, पेरेंट्स के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें और अपने अध्ययन कार्य को सुचारू रूप से करते रहें, ताकि हो सकता है हमारा काफी समय इस वर्ष का बर्बाद हो जाए इस कोरोना की वजह से। सो हमें अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहना ही पड़ेगा। So let's start next accounting problem. Here I would prefer to discuss with you accounting problem number 25. हम accounting problem number 25 को डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारे मार्च मंथ से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस हैं। So here we'll mention the March month. सबसे ऊपर आप लिखिए अपने अकाउंटिंग शीट के मार्च। तो यहाँ हम ट्रांजेक्शन रिपोर्ट करेंगे। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा 4 मार्च को, डेट लिखेंगे यहाँ पर 4 मार्च। फिर लिखेंगे परचेज बिल्डिंग फॉर ₹1,50,000 एंड इनकर्ड एक्सपेंस ऑफ ₹10,000 ऑन इट्स परचेज। बेटे हमने 1,50,000 रुपए की बिल्डिंग परचेज की है। सो यहाँ ये गुड्स तो है नहीं, तो कि हम परचेज अकाउंट को डेबिट करें। यहाँ हम क्या करेंगे, जो बिल्डिंग हमने खरीदी है उसको डेबिट करेंगे, प्लस 10,000 जो हमने परचेज एक्सपेंस इनकर्ड किया है उसको भी इसमें ऐड करेंगे, चाहे वो रजिस्ट्रेशन है चाहे वो ब्रोकरेज है, जो भी है। तो यहाँ एंट्री रहेगी हमारे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि यहाँ वेंडर का नाम नहीं दे रखा हमें। ₹1,60,000. It is general assumption that the transactions involving more than ₹5,000 are given effect through bank.
बेटे ये जनरल सा रूल होता है, कुछ टीचर्स आपको बता देते हैं, कुछ टीचर्स के माइंड से स्किप हो जाता है कि अगर हमारा ट्रांजैक्शन ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व करता है, जनरली जो एसेट से रिलेटेड होता है, उसको आप प्रिफर करें कि कैश की बजाय जब तक क्वेश्चन में ना कहा गया हो बैंक अकाउंट से ही इफेक्ट दें। सो यहाँ मोस्ट अप्रोप्रिएट वे क्या रहेगा, टू क्रेडिट इट थ्रू बैंक, टू बैंक से हम पेमेंट करें ना कि कैश। सो वी विल सेपरेट दिस ट्रांजैक्शन फ्रॉम अदर्स। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा दे रखा है Satish, who owed us 20,000 is declared insolvent and 60 पैसे is received from his state। बेटे जो सतीश है वो हमारे डेटर्स हैं, 20,000 रुपए से हमारे डेटर थे, लेकिन वो इंसॉल्वेंट हो गए और हमें 1 रुपए में से 60 पैसे ही मिले, मतलब 60% हमें पेमेंट रिसीव हो गई। 12,000 रुपए हमें मिल गए और 8,000 रुपए हमारे बैड डेट में कन्वर्ट हो गए। यहाँ हम ट्रांजेक्शन लिखेंगे 10 मार्च को। ट्रांजेक्शन हमारी रहेगी कैश अकाउंट डेबिट। यहाँ जो लिक्विडेटर होता है वो कैश से ही पेमेंट करता है, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सतीश जो हमारे इंसॉल्वेंट हो गए हैं। अमाउंट हमें मिली 60%, लॉस हमारा हो गया 40%, टोटल डेटर हमारे राइट हुए 20,000। सतीश हु प्रूव्ड बैड डेट एंड रिकवर्ड 60 पैसे फ्रॉम हिज एसेट्स। जो उसका स्टेट है उससे हमें 60 पैसे पर रुपये रिकवर हुए हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड 500 फॉर रिपेयरिंग द ऑफिस फर्नीचर। सो ये हमारा रिपेयर एक्सपेंस ही रहेगा, क्योंकि इससे जो फर्नीचर की कैपेसिटी है वो इंक्रीज नहीं हो जाएगी। यहाँ आप लिखेंगे फर्नीचर को डेबिट नहीं करना है, आप रिपेयर टू कैश करेंगे। रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट रुपीज 500। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन प्रोप्राइटर विड्रू फॉर पर्सनल यूज कैश रुपीज 5,000 एंड गुड्स वर्थ 2,000। देखो यहाँ दो तरह की ड्राइंग की है बेटे प्रोप्राइटर ने। एक तो उन्होंने कैश निकाला है बिजनेस से 5,000, तो आप क्या करेंगे, ड्राइंग को डेबिट करेंगे 7,000 से टू कैश 5,000 एंड टू परचेज 2,000 रुपीज। ट्रांजेक्शन है हमारे 18। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 7,000 तो कैश, जो कैश में ड्रॉइंग की है उसके लिए कैश को रिड्यूस करें 5,000, और जो हमने गुड्स को विड्रू किया है उसके लिए हम परचेज को रिड्यूस करें, परचेज अकाउंट रुपीज 2,000। नेक्स्ट बिजनेस ट्रांजेक्शन गिवन इन दिस अकाउंटिंग प्रॉब्लम 18 मार्च प्रोप्राइटर विड्रू, ओके ये हो गया। 20 मार्च परचेज द फॉलोइंग आइटम्स फॉर बिजनेस। हमने कुछ माइनर आइटम्स खरीदे हैं बिजनेस के लिए, जैसे आयरन सेफ, ये हमारी एसेट्स होती है 15,000। फाइलिंग कैबिनेट एसेट्स है 5,000, कंप्यूटर 12,000 एसेट्स है। पोस्टेज हमारे 200 एक्सपेंस होते हैं, पोस्टेज एंड स्टेशनरी रुपीज 150 रुपीज। तो हम इन सबको डेबिट करें और ये सारे की सारी पेमेंट हम कैश से क्रेडिट करें। आयरन सेफ डेट हमारी ये रखी है इसके अंदर 20th। आयरन सेल्फ, आयरन सेफ अकाउंट डेबिट 15,000। नेक्स्ट एसेट्स हमारी ये रखी है फाइलिंग कैबिनेट, अकाउंट डेबिट रुपीज 5,000। नेक्स्ट एसेट्स हमें दे रखी है कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स रुपीज 12,000। नेक्स्ट है हमें पोस्टेज रुपीज 200। एंड स्टेशनरी रुपीज 150। यहां हम इस सबको ऐड करेंगे 20 प्लस 12 32 32 प्लस 350 32 350 टू कैश। Assets purchased worth 32,000 and expenses paid worth 350 in cash. नेक्स्ट बिजनेस ट्रांजेक्शन यहां दे रखा है पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, सिंपल ट्रांजेक्शन है इलेक्ट्रिसिटी टू कैश। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू
टू कैश अकाउंट, जैसा आपको बताया गया है जनरली जो हमारे एक्सपेंस होते हैं रेगुलर एक्सपेंसेस वो हम कैश में ही पे करना प्रेफर करते हैं, ₹1600। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमें दिया गया है यहाँ पर चार्ज डेप्रिसिएशन और मशीनरी 10% फॉर 1 ईयर, मशीनरी वर्थ 75,000। बेटे डेप्रिसिएशन हमारा एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है, जब हम फिक्स एसेट्स को यूज करते हैं तो उनकी वैल्यू डिक्रीज होती है, या जो हमारा टाइम पास होता है मतलब जब से मशीन को खरीदा गया है उसके बाद चाहे वो आइडल रखी हुई है फिर भी उसकी वैल्यू हमारी डिक्रीज हो जाती है, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, या वहां कोई एक्सीडेंट की वजह से डैमेज हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन। 75,000 पे हमें 10% डेप्रिसिएशन पे करना है, जो कि कैश में पे नहीं किया जाता है। इससे क्या होता है, मशीन की वैल्यू कम हो जाती है, तो एंट्री क्या रहेगी, डेप्रिसिएशन टू मशीन 7500। टू मशीन अकाउंट 10% on 75,000 rupees, 7,500। लास्ट जो ट्रांजेक्शन हमारा दिया गया दैट इज अबाउट आउटस्टैंडिंग वेजेस एट द एंड ऑफ ईयर 6,000। जो हमारी बकाया मजदूरी है वो 6,000 रुपए से बची हुई है, तो आप ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, वेजेस टू आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹6,000। This is all about today's lecture. In the next lecture, we will be solving some more problems related to recording of business transaction in the original books of entry. I'm sure that being my student, you will follow all that what I ask from you, or what I urge you, that you have to follow the guidelines of teachers and guidelines of our legal authorities, our public authorities. You have to stay at home, you have to save your family, and you have to study properly without wasting a single minute of this critical time. Thank you very much for watching us. Amit, good day.